हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। सो आज मेरे सामने करण शर्मा हैं। करण शर्मा मेरे मुंबई के पहले मित्र हैं। मतलब हम लोग जब मुंबई में नए नए थे तब करण शर्मा से मिला था और मैं करण शर्मा से उस टाइम बहुत डरता था क्योंकि ही वाज एक्टर, बिग एक्टर। इन्होंने काफी सीरियल, टीवी शोज ये सब किया हुआ था और मैं उस टाइम छोटा सा असिस्टेंट डायरेक्टर था। पर बाद में हमारी शूट पे दोस्ती हो गई। तो करण शर्मा ने बहुत सारे शोज किए हैं, जैसे कि आपने चंद्रशेखर आजाद में इनको देखा होगा। स्टार भारत का एक शो था, लाइव सावधान में इनके अक्सर एपिसोड्स आते हैं। इनका थिएटर का बैकग्राउंड है और इसके अलावा ही इज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट एज वेल। इन्होंने बहुत सारी फिल्में करी हैं, शोज करी हैं, थिएटर करे हैं और उसके आगे क्या क्या किया है और कैसे कैसे इनके एक्सपीरियंसेस रहे लाइफ के, वो अब आपको ये बताएंगे। तो करण, हाय, हेलो, हाय। हाय हाय सतीश श्रीवास्तव, क्या हाल है दोस्त। बस बढ़िया। अच्छा, तो मेरा पहला सवाल जो होता ही है वो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जर्नी कैसे स्टार्ट करी है, एक्टर बनने का कैसे सोचा और कहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? मेरी जर्नी बड़ी अजीब सी है। मतलब मैंने सोचा ही नहीं कि एक्टर बनना है। हम्म। सबसे पहली चीज, मतलब जब कॉलेज में एडमिशन लिया था ग्रेजुएशन में, तो उस दौरान एक कल्चरल सेक्रेटरी एक फॉर्म बांट रहा था। हाँ। तो उसमें लिखा हुआ था कि कहीं एक्टिंग, कहीं ये फला फला कल्चरल एक्टिविटीज थी, डांस, म्यूजिक। तो उन्होंने कहा तुम थोड़ा सा ठीक ठाक दिखते हो, ये एक्टिंग वाले कॉलम में टिक कर दो। तो हम्म। मैंने टिक कर दिया। मुझे लगा कुछ एक होगा मजेदार चीज। तो फिर धीरे धीरे पता लगा कि उसमें बड़ा मजा आने लग गया। वो हम्म। एक्टिंग कम, थिएटर ज्यादा था। तो थिएटर, एक्टिंग एक्टिंग उसी का हिस्सा है। तो हम्म। थिएटर वहां पे जानने को मिला और फिर ऐसा कीड़ा लगा, वो धीरे धीरे कीड़ा पुख्ता हो गया। फिर हमने बाहर थिएटर करना शुरू किया। फिर कॉलेज से पास आउट हुए, फिर थिएटर की पूरी तरह से जर्नी शुरू हो गई, या तो ये कह सकते हैं कि एक्टिंग की जर्नी शुरू हो गई वहां से। तो उसके बाद मुंबई आने का कैसे सोचा? मतलब क्या वहां पे शोज मुंबई, ऑलरेडी मिलने लगे थे दिल्ली में? हाँ, मुंबई आने का भी कोई खास प्लान नहीं था। दिल्ली में मैं 6-7 साल मैंने लगातार थिएटर किया, रंगमंच से जुड़ा रहा। फिर उस दौरान एक मतलब मैं करीबन 2007 की बात कर रहा हूँ। उस वक्त हम्म। 2007 या 8, तब एक शो क्योंकि जीना इसी का नाम दूरदर्शन के लिए शुरू हुआ था। तो उसमें मेरे को कास्ट कर लिया गया था। और वो शो मतलब मुझे 40 एपिसोड के लिए साइन किया गया था, लेकिन मैं 450 एपिसोड करके निकला। अच्छा। तो हुआ क्या था कि पैसे जमा कर लिए थे। हाँ। और फिर मेरे दिमाग में आ गया इनका क्या करें, अब इनको ले जाके बम्बई में खर्च करें। और हाँ। दोस्तों ने भी फोर्स किया, परिवार वालों ने भी कहने लग गए थे कि तुम बम्बई जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो। तो मैं बॉम्बे आ गया। तो बॉम्बे में स्ट्रगल कैसे शुरू हुआ, क्या क्या करना पड़ा वहां पे? बॉम्बे में मेरे पास बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं था, लिमिटेड अमाउंट था। तो बहुत ही प्लानिंग के साथ आया था मैं। मुझे लग रहा था कि इतने अमाउंट में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी है और मुझे 2 महीने के अंदर कुछ हम्म। भी काम पाना है, ताकि मेरा सर्वाइवल इश्यूज खत्म हो जाए। हम्म। क्योंकि घर से पैसे लेके नहीं गया था, अपना जो कमाया था वही। तो हम 3-4 लड़के एक छोटे से कमरे में रहते थे और सब अपने अपने थोड़े थोड़े पैसे लेके आए थे अपने हम्म। अपने हिसाब से। तो मैं सुबह निकलता था। सुबह निकलता, हम लोग मेरे ख्याल से 1 या 2 टाइम ही खाना खाते थे। तो सुबह देर में उठते थे जानबूझ के, ताकि नाश्ता स्किप हो सके, हाँ। तो बच जाएगा पैसा। और 1-1.5 महीने तो मुझे याद है, हम लोगों ने कोई गद्दा भी नहीं खरीदा था कि हाँ। पैसे बचाने के लिए। तो चादर पे सोए थे हम लोग, 2 लोग थे उस वक्त। तो चादर पे सोए, फिर 1-1.5 महीने बाद जब कमर में दर्द हो गया तो 450 रुपए का गद्दा खरीद लिया था। तो ये शुरुआती दौर थे। लेकिन ऑडिशन के लिए निकलता था मैं, एक एक दिन में 5-5 ऑडिशन देता था। तो 2 महीने में एक शो में क्लिक हो गया था मैं, एक छोटे से किरदार के लिए, जो 2-3 महीने चला। शो का नाम था ऐसे करो ना विदा। एंड आई अच्छा। वॉज प्लेइंग किशन। हम्म। एक किरदार था, बड़ा अच्छा सा प्यारा सा किरदार, वो निभाया मैंने 2-3 महीने। फिर थोड़े पैसे जमा हो गए, थोड़ी सी और आगे की एनर्जी मिल गई। तो यहाँ से कारवां शुरू हुआ मुंबई। तो ऑडिशन में क्या क्या सीखा, मतलब ऑडिशन कैसे देना चाहिए, क्या क्या स्ट्रगल्स फेस किया ऑडिशन में? बेसिकली ऑडिशन एक तरह का आपके क्राफ्ट की ग्रोथ ही होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं कैमरे के सामने कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। तो हम्म। जब आप ऑडिशन दे रहे हो तो पहले आप हेजिटेट होते हो, धीरे 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 करके आपका कॉन्फिडेंस बढ़, जितनी ज्यादा आप ऑडिशन देते हो आप उतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट, आप उस टेक्निकल चीज यानी कि कैमरा के सामने उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो। और हम्म। जब आप कैमरा फ्रेंडली हो जाते हो तो आपकी चीजें बहुत आसानी से क्लिक हो। हम्म। तो जितने ज्यादा ऑडिशन इंसान देता है, मतलब कोई एक्टर देता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा मतलब हेल्प करता है ये चीज। अच्छा, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं और लगातार मुझसे टिप्स एंड ट्रिक्स मांगते रहते हैं। तो मैं ये भी जानना चाहता था कि अगर कोई एडवाइस हो कि एक्टिंग की शुरुआत कैसे करें, क्योंकि ये तो पता है कि चलो एक्टिंग करने के लिए ऑडिशन देना पड़ता है, ये करना पड़ता है, पर शुरुआत कैसे करें? जैसे वो छोटे छोटे शहरों में, कोई उड़ीसा से है, कोई मध्य प्रदेश से, अपने शहर में ही आप एक्टिंग की शुरुआत कैसे करें? कहाँ से, क्या कोई किताब पढ़नी चाहिए, किसी को ज्वाइन करना चाहिए, या क्या इनिशिएशन क्या लेना चाहिए?
अभी तो क्षितिज, अभी तुम भी जानते हो यार, अभी तो बहुत ज्यादा आसान हो गया है हम्म, कायदे से अगर देखा जाए। पहले के टाइम में क्या होता था कि हम लोगों के टाइम में, जब हम लोग 10 साल पहले या 9 साल पहले, तब बॉम्बे आना इतना जरूरी हो गया था कि जब तक आप बॉम्बे आके लोगों से मिलोगे नहीं, हम्म, जानोगे नहीं, पहचानोगे नहीं, तब तक आपको काम नहीं मिलेगा। हम्म, तब कास्टिंग डायरेक्टर्स भी सीमित थे, बॉम्बे में ही कास्टिंग हुआ करती थी। लेकिन आज की डेट में, मतलब बॉम्बे आने के मेरे ख्याल से कुछ 6-7 साल बाद ही एकदम से इंडस्ट्री की एकदम से तब्दीली आई कि कास्टिंग डायरेक्टर्स ट्रैवल करने लग गए, मूव करने लग गए, अलग अलग हम्म, शहरों से लोग कास्ट करने लग गए। हम्म, तो जो एक्टर्स चाहे बॉम्बे में हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो एक्टर है हम्म, और अपने उसके अंदर प्रतिभा है तो वो कहीं से भी कास्ट हो सकता है। हम्म, तो बहरहाल, बात तुम्हारे सवाल का जो जवाब है वो ये है कि अगर किसी को एक्टिंग में अपनी किस्मत आजमानी है अपने शहर में रहकर ही, हम्म, तो सबसे पहले तो उसको ये जानना जरूरी है कि उसके अंदर प्रतिभा का क्या लेवल है, हम्म। वो किस तरह की, मतलब उसका क्राफ्ट कितना मेच्योर है। हाँ, तो डिल्यूजन में अगर तो वो नहीं है नहीं है कि तो शाहरुख खान को देख के स्टार बनने का सोच हाँ, रहे हैं। वो बिल्कुल सही बात है। तो अपने क्राफ्ट की मेच्योरिटी को चेक करने के लिए आपको अपने सेल्फ ऑडिशन बनाने चाहिए। आजकल डिजिटल जमाना है और आप अपने ऑडिशंस खुद बना सकते हो। कोई भी एक मोनोलॉग, छोटी सी लाइन खुद हम्म, लिख कर भी, हम जो सोचते हैं हम लिख भी सकते हैं। हम्म, यार अगर खुद नहीं लिख पा रहे हैं तो किसी किताब के पन्नों में से कुछ लाइनें उठाकर उनको याद कर कर उनका हम्म, मंचन करें, या किसी भी तरह से उसको रिकॉर्ड करें और फिर देखें कि आपके अंदर क्या सही। आज के जमाने में मुझे लगता है कोई एक्टर नहीं भी है, हम्म, हमारे परिवार में भी कोई एक्टर नहीं होता है, लेकिन वो दूर से देखकर बता देती है हमारी माँ और बहनें कि ये एक्टिंग अच्छी नहीं कर रहा है। तो हाँ, कहीं ना हाँ, कहीं अवेयरनेस बढ़ गई है, हम्म, गुड और बैड के बीच की हम्म, अवेयरनेस बढ़ गई, समझ आ गया लोगों को सही और गलत क्या है। तो मेरे ख्याल हम्म, से आप अगर एक्टिंग में जाना चाह रहे हैं तो आपकी समझ और भी ज्यादा होगी। तो हम्म, फिर आप अपने आप समझ जाएंगे। पहले अपने आप को चेक करें। हम्म, तो जब आप अपने आप को चेक कर लेंगे उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं ना। तो डिजिटल जमाना है, अपने हम्म, ऑडिशंस बनाएं, यूट्यूब में डालें और उसको अच्छे से स्प्रेड करें, कहीं हम्म। ना कहीं क्लिक हो जाएंगे। और थिएटर कितना जरूरी है एक्टिंग सीखने के लिए? मतलब ये जरूरी है कि थिएटर करें तो फिल्म लाइन में आए? क्योंकि कई लोग मुझसे पूछते हैं क्या एक्टिंग के लिए एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करना जरूरी है कि थिएटर ज्वाइन करना जरूरी है, या जरूरी नहीं आप सीधे ऑडिशन पे मूव ऑन करें? तो क्या जरूरी है ये मतलब ये? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल और बहुत ही अच्छा सवाल किया तुमने यार क्षितिज। ये मेरा ये मानना है कि थिएटर को ना, पहली बात तो मैं इस थिएटर को इससे कनेक्ट करके देखता नहीं हूँ, वो एक अलग विधा है। हम्म, थिएटर एक डिसिप्लिन सिखाने की जगह है, और किसी भी आर्टिस्ट के लिए किसी भी तरह का अनुशासन बहुत जरूरी है। हम्म, अगर उसके आर्ट फॉर्म में डिसिप्लिन नहीं होगा तो उसकी उसके आर्ट की ग्रो नहीं हो पाएगी, उसका क्राफ्ट ग्रो नहीं कर पाएगा। हम्म, तो थिएटर आपको डिसिप्लिन सिखाता है, आपका टैलेंट तो आपके अंदर ही होता है। हाँ, आपको कुछ ऐसे गुरु मिल जाते हैं जो आपको दिशा दिखाते हैं, लेकिन आप थिएटर को अगर आप किसी प्लेटफॉर्म तक पहुंचने तक इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो फिर प्योर नहीं रह पाएगा। हम्म, आप 2-3-4 नाटक करने के बाद मुंबई या फिर किसी भी जगह चले जाएंगे और बोलेंगे मैंने नाटक किया, वो आपको मतलब वो चीज दिखेगी भी नहीं। हम्म, तो आप जब थिएटर कर रहे हैं तो आप कुछ भी कर रहे हैं जीवन में, उसको एंजॉय करिए और उसको किसी की भी सीढ़ी मत बनाइए। हम्म। आप उसको एंजॉय करेंगे तो आप अपने आप ही लर्न करते रहेंगे, आपको मालूम ही नहीं चलेगा और आपके रास्ते अपने आप तय हो जाएगा। और तो मुझे थिएटर ऐसा लगता है, डिसिप्लिन के लिए बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर की दुनिया और एक्टिंग की दुनिया टोटली अलग है। बिकॉज जब हमने पहली बार काम किया था वन मोर में, तो मुझे एक इंसिडेंस याद है कि मेरे लिए एक्टर सिर्फ एक्टर होता था कि वो सेट पे आता है एक्टिंग करता है, बट जो हमारी फिल्म थी उसमें जो डीओपी था वो बहुत नया था, तो बहुत ज्यादा चीजें बताता नहीं था। पर करण को मैंने देखा था कि करण को हमेशा पता होता था लाइट कहाँ लेनी है। जैसे एक बार करण ने क्या किया था, वो कुछ अलग जगह पे खड़ा था, डीओपी ने उसे कहीं खड़ा कराया था और करण आगे मूव करता है, तो मैंने कहा करण तुम आगे क्यों मूव कर रहे हो? तो करण ने मुझे बताया कि क्योंकि यहाँ पे लाइट पड़ रही है सही, और ये लाइट इसी तरह ली जाती है। सो तब मुझे पहली बार पता चला कि एक्टर्स को ये भी पता होता है कि लाइट कहाँ से पड़ रही है। मैंने बहुत कोशिश करी है समझने की कि लाइट कैसे पड़ रही है। सो आई थिंक दैट एक्सपीरियंस केम टू यू थ्रू वर्किंग इन फिल्म, क्योंकि फिल्म का एक्टिंग और आपको कैमरा भी समझना जरूरी है, थोड़ा सा लाइटिंग समझना भी जरूरी है, डायरेक्टर का मूड समझना जरूरी है। क्योंकि थिएटर में तो मेरे ख्याल से एक बार आपने 3 महीने रिहर्सल कर ली, फिर देन यू आर फ्री टू डू एनीथिंग ऑन यू वांट ऑन स्टेज। और एक्टिंग में ऐसा नहीं है, हर कट के बाद आपको चीजें बताई जाती हैं, तो एक डिफरेंस है मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे जरूरी चीज ये है कि हम जिस विधा के लिए काम कर रहे हैं, यानी यानी कि आज के जमाने में टेक्निक्स, यानी कि टेक्नोलॉजी बहुत हावी है। तो हम्म, हमें उन टेक्नोलॉजीज को समझना बहुत जरूरी है। तो किसी भी आर्ट फॉर्म में अगर आप हो तो हम्म, उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है उसका ज्ञान बहुत जरूरी है। सिर्फ एक्टिंग या फिर परफॉर्मेंस तो आपकी है ही, आप हम्म, एक एक्टर हैं, लेकिन एक एक्टर को और भी चीजों का ज्ञान होना चाहिए। यानी कि आपके आसपास जो जो आपकी परफॉर्मेंस को निखार रही हैं उन चीजों का भी मालूम होना चाहिए। कैमरा हम्म, एंगल्स, कैमरा की नॉलेज, इनफैक्ट मैंने क्षितिज तुमसे भी कितनी नॉलेज ली थी कैमरा फोकस के हम्म, लेंसेज के बारे में, कितना पूछता था, मुझे आज भी याद है। तो फिर मैंने बाद में पढ़ा भी और तुमने जो बताया था उसको भी समझा, थोड़ा बहुत जान गया, अभी और कुछ जानना है।
डायरेक्शन के बारे में तुमसे काफी कुछ सीखा। और मतलब एक एक्टर को सब मालूम होना चाहिए, मेरे ख्याल से एक आर्टिस्ट को ही सब मालूम होना चाहिए। मैं एक्टर बोलूंगा ही नहीं, एक आर्टिस्ट होना बहुत जरूरी है किसी को। मेरे ख्याल से हाँ, जैसे डायरेक्टर की भी एक लैंग्वेज होती है, तो एक्टर को भी वो समझना जरूरी है कि अगर डायरेक्टर कुछ बोल रहा है तो वो क्या बोल रहा है, उसका क्या मतलब है। कई बार एक्टर्स वही नहीं समझ पाते हैं। तो यू ऑल्सो डू वॉइस ओवर्स। आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, आप अक्सर वीडियोस निकालते रहते हो, पोएम्स को लेके उन सब करके वॉइस ओवर भी करते हो। तो वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे सीखे? ये थिएटर से आया या खुद ये से करते करते आया? मैंने कुछ भी सीखने या समझने के लिए कोई कोशिश नहीं की यार। हम्म। मैं जब थिएटर कर रहा था तो वही मजे में करते रहे, तो लर्न करते रहे। हम्म। और फिर रेडियो करने लगे। हम्म। मैं रेडियो भी करता था, 2 साल मैंने आरजे रहा एफएम गोल्ड में। तो हम्म। वहां पे वॉइस मॉड्यूलेशन और आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा सा अच्छा हुआ। हम्म। भाषा के प्रति थोड़ा सा और जागरूक हुए, हम्म। पढ़ना आया, जबान अच्छी हुई। फिर म्यूजिक थोड़ा सा सीखने का शौक था, तो गंधर्व महाविद्यालय से क्लासिकल वोकल सीखा। तो आवाज के अलग अलग माध्यमों के बारे में मालूम चला कि हम्म। कौन सी पिच में आपको बात करनी है, कौन से समय में बात करनी है, अ, भाव के साथ अपनी आवाज का प्रयोग कैसे करना है, हम्म। आपका शरीर की जो भाषा है वो अपनी आवाज की भाषा से कैसे मिले। तो इतने सारे अगर आप देखे जाएं, कैलकुलेट करें, तो बहुत बारीक बारीक चीजें होती हैं। आवाज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक एक्टर की लाइफ का। और तो उस पे काम अपने आप ही होता रहा, मैंने कभी कोशिश नहीं की, तो मजा भी आने लगा। तो अभी हम्म। एक्टर यार कलाकार कोई खाली तो बैठता नहीं है। अभी लॉकडाउन में अपनी कविताएं जो मैं लिखता हूँ, लिखने का भी शौक है, उन अगर लिखने वाली कविताओं को मैं अपने रिसाइट कर देता हूँ अपनी आवाज। एक बार तो तुमने भी किया है क्षितिज, मेरी मेरी आवाज हाँ। तुमने रिकॉर्ड की है हाँ, एक पोएम हम को लोगों ने लेकर। शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं साथ में। हाँ दो दो मुंबई शॉर्ट में फिल्म्स। काफी। तो वो जो शॉर्ट फिल्म थी शिजफन करके, वो हमने ऐसे बनाई थी कि मैं कैमरा लेके करण के घर पे गया था, और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और करण ने कहा कि चल तेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं खिचड़ी बना देता हूँ, तो वो पहले ग्रीन टी पिलाता हूँ। तो वो ग्रीन टी बना रहा था, और जिस तरह वो ग्रीन टी बना रहा था मुझे कुछ शॉर्ट्स दिखे। तो मैंने करण को बताया कि काम करते हैं, ऐसा कुछ करके शूट करते हैं। तो हमने पहले पोस्टर डिजाइन किया वहीं पे, और करण ने पूछा स्टोरी क्या है, तो वहीं के वहीं बैठ के हम दोनों ने स्टोरी डिवाइस करी कि ऐसा 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 कुछ कुछ करते हैं, एंड देन वी स्टार्ट तीन शूटिंग इट। घंटे के अंदर वो फिल्म बने। हाँ, तो वो तीन तीन चार घंटे के घंटे के अंदर हमने पूरी फिल्म बना दी थी। तो दिस इज हाउ ऑल्सो फिल्म्स आर मेड। आपको जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा सोचना पड़े, कई बार जब मौके मिलते हैं तो आप अपनी फिल्म एग्जीक्यूट करो। अच्छा, मुंबई में बहुत लोग आते हैं, कुछ सक्सेसफुल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। सक्सेस के तो बहुत मंत्राज हैं जो लोग बताते रहते हैं। क्या लगता है कि मुंबई में मोस्ट ऑफ द एक्टर्स फेल क्यों होते हैं? फेलियर रेशियो इतना हाई क्यों है? क्या गलतियां करते हैं लोग? इसका साइकोलॉजिकल रीजन मेरे को दिखा। हम्म। बेसिकली मुंबई जो शहर है, वहाँ कहते हैं बहुत कंपटीशन, एक्चुअली कंपटीशन है नहीं वहाँ पे। हम्म। वहाँ पे पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का खेल है, क्योंकि जिस हम्म। तरह का वो शहर है समंदर से प्रभावित होता है। हम्म। यानी कि हमारा जो सी कोस्ट एरिया है, तो जैसा सी कोस्ट एरिया का स्वभाव है वैसे ही शहर का स्वभाव है। वो हम्म। हमेशा नेगेटिविटी किनारे पे ला के रख देता है। हम्म। तो जो इंसान वहाँ पे पॉजिटिव बना रहा वो सक्सेसफुल हो गया, और जो हम्म। नेगेटिव बना रहा वो फेलियर हो गया। बस इतना सा ही फलसफा है। पॉजिटिव रहना जरूरी है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बहुत होता है वहां पॉजिटिव पे। रहना जरूरी, हम्म, बहुत काम फ्रस्ट्रेशन कई बार नहीं होता है मिलता है। क्योंकि वो शहर वैसा ऐसी चीजों को ज्यादा आकर्षित करता है वो शहर। हम्म। अब उसका रीजन क्या है, वो जियोग्राफिकल रीजन है, इमोशनल रीजन है, फिलोसॉफिकल रीजन है, क्या रीजन है नहीं जानते, लेकिन जितना मैंने महसूस किया वो थोड़ा सा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है। तो आपको वहां बहुत ज्यादा अपना ऑरा बहुत पॉजिटिव रखने की जरूरत तो मुंबई जाके पहली चीज कोई एक्टर जो दूसरे शहर से आता है वो क्या करे? कैसे है। सबसे अप्रोच करे पहले तो लोगों मैं को, उसको कैसे कॉन्टेक्ट बनाए? मैं काम के सिलसिले से हटकर एक बात कहूंगा कि पहले तो आप जिस शहर में जा रहे हो ना, हम्म। तो आप पहले आप उस शहर को अपनाना शुरू करो। कि वो हम्म। शहर आप, मतलब हम कहते हैं कि शहर बढ़िया नहीं है, चले जाते हैं। तो अगर आप शहर को अपना लोगे तो शहर आपको अपना लेगा। तो इसमें हम्म। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं। पहले अच्छे से बॉम्बे घूम लो, फिर उसके बाद आप फोकस करो कुछ दिनों में ही, 3-4 दिन में ही आपको क्या करना है, पूरा प्लान ऑफ एक्शन तैयार करो। आपको किस किस लोगों से मिलना था, अगर हम्म। आप वो पहले से प्लान करके आए तो बहुत अच्छी बात है, तो उनकी एक लिस्ट बनाओ। और बॉम्बे आने के बाद भी उन लिस्ट पे आप कितने खरे उतरे हो उनको ओके करते रहो। जिन जिन लोगों से आपको मिलना था वो आपने टारगेट फिनिश किए कि नहीं, वो चेक करना जरूरी है। और उसका टारगेट सेट करो, 1 हफ्ते के अंदर मुझे इतने लोगों से मिलना है। जैसा कि तुम और हम करते थे क्षितिज, हाँ, हाँ। एक एक इस प्रोडक्शन रजिस्टर हाउस बनाते जाना थे। है। हाँ, रजिस्टर बनाते थे। और शुरू शुरू में ऐसा होगा, दरवाजे बंद मिलेंगे, धक्के मार के निकाल दिया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वहां पे हार मान जानी। आपने एक टारगेट पूरा करना है, वो टारगेट आपको किसी भी तरह से पूरा करना है। उसमें सक्सेस और फेलियर नहीं है, क्योंकि सक्सेस तो कहीं और है।
अगर इस फेलियर में फंस गए तो कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। तो ये तो आपको टिक मारना है, ये आपका होमवर्क है, और ये मेरे ख्याल से ये आपको एक एक हफ्ते के टारगेट बनाने ही है और ये टारगेट पूरे करने हैं। फिर आपको अपने आप ही मालूम चल जाएगा कि आपने क्या पाया। अच्छा, यू डिड अ शो कॉल्ड चंद्रशेखर आजाद ऑन स्टार भारत। उसके एक्सपीरियंसेस बताओ, वो शो कैसे मिला और कैसे किया और क्या एक्सपीरियंसेस रहे उस सेट पे? वो भी मैं दिल्ली में था उस वक्त, दिल्ली आया हुआ था, जैसे अभी आया हूँ। तो एक हमारे दोस्त हैं आकाश दहिया, कास्टिंग डायरेक्टर हैं और बहुत अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर हैं, एक अभिनेता भी हैं। तो मेरे पुराने दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बोला कि ऑडिशन है करण, 15 मिनट हैं तेरे पास, सिर्फ 15 मिनट में बना के देना है। तो मैंने कहा 15 मिनट, मैंने कहा क्या है? कह रहे चंद्रशेखर आजाद का किरदार है। तो मैंने कहा चंद्रशेखर आजाद, तो मुझे ये नहीं मालूम था कि शो ही चंद्रशेखर पे है। तो उन्होंने कहा चंद्रशेखर आजाद, तब मैंने भी चंद्रशेखर आजाद साहब के बारे में बहुत कम पढ़ा था, लेकिन इतना मालूम था कि क्रांतिकारी थे और बहुत ही ज्यादा डेयरिंग और कमाल के आदमी थे। तो उसकी प्रिपरेशन मैंने जल्दी से गूगल में थोड़ा सा उनका सिनॉप्सिस टाइप पढ़ा, और 15 मिनट थे, उन्होंने जो मुझे स्क्रिप्ट दी थी वो बड़ी थी। फिर मैं यहाँ बता ही देता हूँ कि मैंने किस तरह से फिजिकल प्रिपरेशन की, क्योंकि थोड़ी बहुत बॉडी थी, इतना ज्यादा हेल्दी नहीं था मैं। तो मैंने डिप्स 150 डिप्स मारे, पुशअप करी घर के अंदर ही। और थिएटर के थे तो मेकअप मालूम था, तो मैंने ब्राउन पेंसिल से, इनफैक्ट मैंने भाभी के मेकअप की ब्राउन पेंसिल ली और मूंछों को हल्का सा डार्क करने लगा, और इस तरह के मैंने ऐसे कर्व किया ताकि कैमरे में लगे कि हाँ मूंछें असली हैं। और फिर मुझे जनेव पहना था, तो जनेव के लिए जनेव था नहीं घर पे, हालांकि मैं ब्राह्मण होना चाहिए लेकिन था नहीं कोइंसिडेंटली। तो मैंने घर पे एक नाड़ा पड़ा हुआ था, मैंने नाड़े को जनेव बनाया और यहाँ लगाया। तो बड़ा कमाल का इंसिडेंट था। मैंने 150 डिप्स मार के अपनी पूरी चेस्ट पंप की। और मेरी 8 साल की भतीजी है, तब वो 8 साल की थी, अभी वो 13 साल की हो गई, 13 नहीं 12 11 12 साल की हो गई। तो उसने मेरा ऑडिशन बनाया और वो ऑडिशन सिलेक्ट होना था, किसी को नहीं मालूम था। वो ऑडिशन सिलेक्ट हुआ, मुझे 2 दिन बाद बॉम्बे बुलाया गया वापस। उन्होंने बोला कि आप बॉम्बे आइए, यहाँ पे कोई मॉक शूट होगा। मॉक शूट भी दिया, मॉक शूट रातों रात क्लियर हुआ अगले दिन। मतलब मेरे ख्याल से उस ऑडिशन के 3 दिन बाद, 2 3 दिन बाद मेरे को शूट करने का मौका मिल गया था चंद्रशेखर आजाद। और क्या तो एक्सपीरियंसेस रहे ये वहाँ शूट में? शूट के एक्सपीरियंसेस बड़े कमाल थे, लेकिन जब शूट शुरू हुआ था तो उससे पहले मेरी भी एक जिम्मेदारी थी उस किरदार को समझने पढ़ने की। तो मैंने, जब मुझे मालूम चला कि मेरा हो गया, तो मैंने अपनी किताबें मंगवाई चंद्रशेखर आजाद से रिलेटेड। 3 4 किताबें मैंने, अच्छी अच्छी नॉवेल्स उनके बारे में पढ़ी और उस किरदार मुझे की याद है, पूरी मैं जब भी स्टडी तुम्हारे घर करके। में उस टाइम पे आता था, तुम हमेशा चंद्रशेखर की कोई किताब पढ़ रहे होते थे। आई थिंक कोई भी ऐसी बायोग्राफी आजादी नहीं के थी जो छोड़ दी तराने, थी तुमने उस टाइम। सब पढ़ा मैंने। तो फिर वो एक अलग कॉन्फिडेंस होता है, आप यू नो द सब्जेक्ट। आप जब जाते हो सेट पे तो आपको आता तो है सब कुछ, लेकिन फिर भी आप और ज्यादा जब जानते हो किरदार के बारे में जिसपे शो है, क्योंकि जिम्मेदारी थी, आपके नाम पे शो था तो आपको ज्यादा मेहनत करनी थी। और फिर उस वक्त बॉडी वॉडी भी बना ली थी, वो डाइट वाइट लेकर। तो मुझे क्या करना था, बॉडी को मेंटेन भी करना है, और लोकेशन बहुत दूर थी घर से। तुम और मैं साथ में गए थे एक बार, हम हाँ, लोग वहां पे रहे मकान देखने के लिए। 2 घंटे तो मैं लेकिन पहुंचने में लगे थे, 2 3 घंटे। हाँ, तो इतना ही रोज लगता था। फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि ऐसे ही ट्रेवल करेंगे। तो 4 घंटे रोज सोता था और अप डाउन करता था वहीं पे। आधा घंटा पहले सेट पे पहुंच के डिप्स मारता था, एक्सरसाइज करता था, फिर सेट पे आके अपना डायलॉग बोलते थे हम लोग। बहुत मजा आया यार, एक एक पेट्रियोटिक फीलिंग आ जाती है इस तरह के किरदार करने में। और इस तरह के किरदार में टचवुड मुझे मिला। ये सब ऊपर की लिखी हुई चीजें होती हैं, ये हमारे हाथ में नहीं होते इस तरह के किरदार स्पेशली। अच्छा, बॉडी की बात की, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ये भी पूछते हैं कि सर क्या एक्टिंग लाने के लिए बॉडी बनाना जरूरी है? ये बनाना जरूरी है। दिमाग ये बनाना बनाने जरूरी से है। कुछ नहीं होगा। आपके दिमाग की बॉडी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपकी, जैसे आप बॉडी के लिए डाइट लेते हैं ना, फिजिकलिटी के लिए आप अपनी चीज, वो फिट रहना जरूरी है। फिट, एक एक्टर को फिट होना चाहिए, लेकिन दिमाग से फिट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका दिमाग तंदुरुस्त होगा तो आप अपनी सही दिशा में वो रास्ता सही पकड़े और आप फोकस रहेंगे, आपको मालूम है क्या करना है आपको, तो आप बहुत जल्दी निराश नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। तो कोरोना ये के टाइम में चीज अभी है। तो इंडस्ट्री रुक गई है और अभी खुलने वाली है जल्दी। तो जो एक्टर बहुत सारे, जैसे मेरे जानने वाले जो बोलते हैं कि सर हम मुंबई जाना चाहते हैं, मुंबई जाना चाहते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि अभी कोरोना चल रहा है, अभी ज्यादा काम नहीं होगा वहाँ पे। पर तो मैं कहता हूँ कि तैयारी करो, एक्टिंग की तैयारी करो। पर जो जाने वाले हैं वहाँ पे मुंबई में अपने अपने शहरों से एक्टिंग के स्ट्रगल के लिए, उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे या सजेशन देना चाहोगे कि क्या तैयारी करें अगले 2 3 महीना, ताकि मुंबई जाके आपको थोड़ा ज्यादा सक्सेस रेशियो आपका बेटर हो जाए? और क्या माइंडसेट रखें वहाँ पे जाने से पहले? वही मैं बोलूंगा, आपका क्राफ्ट जितना मजबूत होगा,
तो आपको जब भी मौका मिलेगा प्लेटफॉर्म पे आने का, तो उसको बस आपको अप्लाई करना होगा। अगर हम्म, आपका क्राफ्ट मजबूत होगा तो ही आप अप्लाई कर पाओगे। अगर क्राफ्ट मजबूत नहीं होगा तो आप वहाँ पे कुछ भी अप्लाई करोगे वो सक्सेसफुल नहीं होगा, फिर आपको एक रिजेक्शन के तौर पे वहां से निकाल दिया जाएगा। तो मौके बहुत बार नहीं मिलते हैं। अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर वेरी सॉफ्टली बोलते हैं ना, तो ये फैक्ट है। तो जब हम्म, आपको अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए तो आप बिल्कुल तैयार रहें। तो इसलिए आपके क्राफ्ट का काम, चाहे आपके पास बॉम्बे जाने के बाद एकदम से काम नहीं भी आए, तो भी आपको अपने क्राफ्ट पे काम करना नहीं। जैसे रियाज होता है, एक संगीतकार गाना गाता रहता है, रियाज करता रहता है, वैसे ही एक एक्टर को भी रियाज करना चाहिए। एक एक्टर के लिए भी बहुत सारे रियाज हैं, उसको अपनी आवाज पे, अपने शरीर पे, अपने दिमाग पे काम करना चाहिए। तीन चीजें ही हैं। और अगर आप अच्छे इंसान बने रहे तो आपका सोल पे भी काम हो जाएगा। तो ये चार चीजें एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी है। फिजिकलिटी के लिए आप एक्सरसाइज करिए, फिट रहिए, लीन रहिए, अच्छे से रहिए। और दिमाग की तंदुरुस्ती के लिए आप अच्छा सोचिए और अच्छी डाइट लीजिए और अपने आप को रिलैक्स रखिए, टेंशन मत लीजिए, फोकस रखिए काम के लिए। आप अपने क्राफ्ट से रिलेटेड सोचिए, तो आपके दिमाग में आपका क्राफ्ट रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। और जहां तक आपकी वॉइस की बात है, उसकी ट्रेनिंग तो बहुत सारी है, चाहे आप म्यूजिक के थ्रू करिए, चाहे फिर आप किसी भी लेवल पे करिए। वोकल कॉर्ड्स को इम्प्रूव करने की बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, नेट पे भी हैं। और चौथी आपके सोल की एक्सरसाइज, अगर आप अच्छे इंसान बने रहें, बुरी चीजों से बचे रहें, बुरे लोगों से बचे रहें, तो आपका सोल अपने आप प्योर हो जाएगा। तो फिर आपके पास और चाहिए क्या एक्टर, मतलब किसी भी कलाकार को, इन चारों एक चीजों के लास्ट अलावा। सवाल है कि रिजेक्शन मुंबई में बहुत होता है, जब आप एक्टर बनते हो तो आप ऑडिशन देते हो, बहुत रिजेक्शन फेल करने पड़ते हैं, मतलब आप 50 ऑडिशन दोगे तो एक में सेलेक्ट होगे, 45 आपके शायद रिजेक्शन होंगे। रिजेक्शन से कैसे डील करें? रिजेक्शन से डील, पहली बात तो आप उसको रिजेक्शन मानिए मत। इसको डील करने का सबसे, क्योंकि एक एक्टर के लिए ना ह्यूमिलेशन बहुत बहुत ज्यादा होता है। आप बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट करेंगे लोग आपको, वही आपकी ट्रेनिंग भी है। वो कहते हैं ना कि अम, इसकी खाल होती है, वो भैंस की खाल हो जाना, कि आपको सुअर की कष्ट खाल ना शायद, बढ़े। तो गैंडे वो की खाल। सुअर की खाल है कि गेंडे की खाल, हाँ। तो वो खाल इतनी मजबूत हो जानी चाहिए कि वो आपके अंदर जाए ना। क्योंकि अगर वो आपके अंदर जाए तो कहीं ना कहीं आप इंटरनली, क्योंकि एक्टर सेंसिटिव भी बहुत होता है, तो आप अपने ऊपर एक ऐसी लेयर लगा के रखिए कि आपके वो इंटरनल इमोशंस को टच ही ना कर पाए वो बातें। क्योंकि ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है हर किसी की जिंदगी में। ये ह्यूमिलेशन वाला मेरी जिंदगी में भी आया था, दिल्ली में आया था, बम्बई में आया। लेकिन उससे फाइट करना था, उससे अपने काम, जैसे तेंदुलकर बोलता ना कि अगर उसको कोई क्रिकेट खेलते टाइम या मैच के बीच में कोई गाली दे या फिर कुछ उल्टा सीधा, जो ऑस्ट्रेलियन और बाकी सारे प्लेयर्स बोलते थे, लेकिन वो उसका जवाब अपनी बैटिंग से देता था। तो वही एक एक्टर को भी, एक कलाकार को अपने काम से जवाब देना आना चाहिए, ना कि किसी से लड़ के बहस करके या फिर वो अंदर बात बैठा कर। तो अपने काम, अगर आपका क्राफ्ट, सारी चीजें घूम के क्राफ्ट पे आती, तो अपने क्राफ्ट मजबूत होगा ना, तो आपके पास लोग ऐसे बोलेंगे भी। ये और मुझे चीज लगता है रिजेक्शन पर्सनल भी नहीं होते हैं, वो आपको इसलिए रिजेक्ट नहीं करते कि आप अच्छे नहीं है, मे बी आप हाँ। रोल में नहीं बैठ रहे हो। और उनका अपना फ्रस्ट्रेशन देखिए, हर आदमी अलग अलग मूड और अलग अलग परिवेश में होता है। हम्म, तो वो कभी कभी क्लैशेस हो जाते हैं। आप अलग मूड से हो, वो अलग मूड से है, तो वो मूड के क्लैश हो गए। तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको पर्सनल कोई इंटेंशन के साथ आपको हिट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और सिर्फ रिजेक्शन की बात नहीं है लाइफ में। पहली बात तो सक्सेस की डेफिनेशन भी बहुत सारी होती है लोगों की। हम्म, किसी की सक्सेस की डेफिनेशन होती है कि वो क्या बोलते हैं उसको, फेम पाले, बहुत हम्म, कामयाब हो जाए, उसका नाम होर्डिंग पे लग जाए, फेमस हो जाए, मतलब। हम्म, मेरी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है सक्सेस की। मेरी डेफिनेशन सक्सेस की है कि मेरा क्राफ्ट ग्रो करता रहे। हम्म, मेरा मेरे मेरे जो जिस विधा में मैं हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, एक कलाकार हूँ, तो मेरा क्राफ्ट मैं उसमें ग्रो करता रहूं। हम्म, इसलिए सक्सेस नेवर एंडिंग है। हम्म, अगर सक्सेस को हमने उससे तोल दिया, वो तो खत्म हो जाएगी एक दिन। तो हाँ, जिस चीज में खत्म होने का डर हो, वो हम्म, चीज रखनी ही क्यों। तो हाँ, मेरे को सक्सेस मेरी खत्म हो नहीं सकती, इस बात के लिए मैं बहुत श्योर हूँ, क्योंकि मैं ग्रो कर रहा हूँ। हम्म, हाँ, जिस दिन मैं नीचे की तरफ आने लगा, वो मेरा फेलियर जरूर होगा, लेकिन सक्सेस का कोई एंड नहीं है। सक्सेस तो नेवर एंडिंग। और मेरे एक दोस्त ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था यार। हम्म, वो साउथ इंडस्ट्री में काफी अच्छा काम कर चुका था और बॉम्बे आया, तो उसका काफी नाम था साउथ इंडस्ट्री में। उसने हम्म, सोचा बॉम्बे में बहुत कुछ आसानी से मिल जाएगा, अब तो वो सेलिब्रिटी बन ही गया है। और हम्म, हर कोई आता है। मैं भी दिल्ली में आया था, डेली सोप करके 450 एपिसोड करके मुझे लगा था मैं फिल्में करूंगा, हम्म, मैं एकदम से फिल्में करूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार समय के साथ आपको चलना पड़ता है, जो हम्म, चीज आ रही है, तो आपको सर्वाइवल इश्यूज होते हैं, तो फिर आपको वैसे मोल्ड करना पड़ता है। तो वो भी ऐसे एक दौर से गुजरा जिसमें उसको 1 डेढ़ साल खाली बैठना पड़ा।
तो ऐसे कई बार हम आजकल डिप्रेशन थ्योरीज बहुत सुन रहे हैं कि किसी भी तरह से एक्टर बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं इन सब चीजों से, क्योंकि 1.5-2 साल खाली बैठ गया, अब क्या करे, पैसे नहीं है, मानसिकता नहीं है, मतलब कुछ भी करने के लिए अभी कोई मोटिवेशन नहीं मिला, क्या करें। तो बेसिकली हम जब स्टार बन जाते हैं या फिर सो कॉल्ड एक अप लेवल पे चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, तो हम लोग अपने नीचे वाले लोगों से नाता तोड़ देते हैं उस वक्त। ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होती है, गलती होती है। जब हम जिन लोगों के साथ उठ के आए थे या फिर जिनको हम जानते हैं तब से, जब हम कुछ नहीं थे, आपको उनसे नाता नहीं तोड़ना, ये मान के चलिए। क्योंकि अगर आप वहां पहुंच गए जहाँ पे स्टार्स हैं, जहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं, वो टेम्परेरी फेज है। अप एंड डाउन हर किसी एक्टर, हर किसी कलाकार की जिंदगी में आते हैं। जैसे ही डाउनफॉल आएगा तो जिन नीचे वालों को तुमने छोड़ा था वो तुम्हें कब के छोड़ के जा चुके होंगे, फिर ना आपके पास ऊपर वाला होगा ना नीचे वाला होगा, तब आप डिप्रेस हो जाते हो। और अपनी पुरानी आदतों को कभी मत छोड़िए। आप बस में जाते हैं, जाइए, आप गोलगप्पे खाते हैं, 4 दोस्तों के साथ खाइए, वो कभी भी करिए, चाहे सेलिब्रिटी बन जाए चाहे कुछ हो जाए, अपनी पुरानी आदतों को, इसी में मजा है। अगर आपने आम लोगों से कटना शुरू कर दिया तो आम लोग आपसे कटना शुरू हो जाए। That is the secret. हाँ, ये डिप्रेशन से बचने का जो आजकल बहुत चल रहा है, ट्रेंडिंग है। मैंने देखा है कई बार यू ऑल्सो गेट इन बैड मूड होता है, बट एक दो दिन में यू कम बैक। एक दो दिन बाद मैं जब करण से मिलता हूँ दोबारा, तो करण इज ऑलवेज इन एक्साइटेड जोन, अपना वापस एंथुसियास्टिक होके अपना कहीं जा रहा है, कुछ कर रहा है, या अपना चिकन मटन बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं हम लोग करके। तो मेरे ख्याल से फेज सबके आते ही हैं, आप उसको शायद बचा नहीं सकते, बिकॉज सब मेंटल स्टेट की। कभी कभी आपको डिमोटिवेशन होता है, कभी रिएक्शन मिलता है, कभी कोई चीज आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होती है, बट कमिंग आउट ऑफ इट इज मोर इम्पोर्टेंट। जाना तो जाओगे ही, पर बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसमें पड़े रहो महीने भर, आई थिंक दैट इज डिप्रेशन, दैट इज मच मोर हार्मफुल फॉर एनीवन। सो नथिंग इज परमानेंट ना, वो इसीलिए बोला गया है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो उसको क्यों परमानेंट करने पे लगे हैं। चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, कुछ भी परमानेंट नहीं है, एंजॉय करना चाहिए बस। दुखी होना एक रात हो, अगले दिन सुबह से वापस नया दिन। हाँ। क्यों क्यों लंबे टाइम पे दुखी रहना। तो चलो करण, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू फॉर गिविंग ऑल द एडवाइसेस एक्टर्स के लिए। तो एक्टर्स को बहुत हेल्प मिलेगी इस इंटरव्यू से, काफी चीजें उनको पता चलेंगी मुंबई के बारे में जो मुंबई में नहीं है और आना चाहते हैं। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, मिलते हैं जल्दी मुंबई में हम दोनों। ओके, चल बाय।